हेलो दोस्तों, स्टडी हब एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसका पार्ट 4 करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मॉडर्न इंडिया एमसीक्यूज के नाम से। इस प्लेलिस्ट में आप इस लेक्चर सीरीज के सभी लेक्चर देख पाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे सभी जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होंगे, लेकिन आपको इनका हिंदी में भी अनुवाद करके बताया जाएगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं तो भी आप इन लेक्चर्स का इक्वली बेनिफिट ले सके। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, हु इज रिगार्डेड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। निम्न में से किसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं एम जी रानाडे, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन रॉय को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही इनके प्रयास द्वारा ही भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ था, और इनके ही प्रयासों द्वारा सती प्रथा को बैन किया गया था भारत के अंदर 1829 में। और उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट, और बाद में जाके 1934 में ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। और ब्रह्मो समाज की भी स्थापना इन्होंने की थी, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन्होंने चलाए थे, इस वजह से इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ द ऑपरेशन स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि चलाया गया था 1942 में, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। तो इस मूवमेंट के दौरान जो उस समय पे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया था उनको अरेस्ट करने के लिए, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तो एक तरीके से फैक्ट ही है कि भाई आपको याद रखना है कि किस ऑपरेशन को उस समय चलाया गया था। बाकी इसके साथ आपको ये याद रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया था, और ये तुरंत किसके बाद आया था? जब क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया था, और उसकी जो उन्होंने जो एक तरीके से संधि करने की कोशिश की थी इंडियन पॉलिटिकल लीडर से, वो एक तरीके से नाकाम हो गई थी। तो इसके बाद ही महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दिया था। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर अगस्त की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, द पेशवा एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश वाया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज। अब जो पेशवा होते थे मराठाओं के मुख्यमंत्री, एक तरीके से चीफ मिनिस्टर उनके। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस है, सहायक संधि, इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि इंट्रोड्यूस की थी। अब पेशवाओं ने इस सहायक संधि को स्वीकार किस ट्रीटी के दौरान किया था, किस संधि के दौरान किया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वसई की संधि के दौरान। वसई की संधि हुई थी 1802 में, और उस समय थे पेशवा बाजीराव टू, और इन्होंने इस समय पे ये जो सब्सिडरी अलायंस थी, सहायक संधि थी लॉर्ड वेलेस्ली की, इसको एक्सेप्ट कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन टू बी द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। निम्न में से किस एक्ट को एक तरीके से भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, क्योंकि इस एक्ट के बाद भारतीयों को इंडियन काउंसिल के अंदर, जो उस तरीके से उस समय पे मान लीजिए उस समय पे संसद हुआ करती थी, तो उसमें बजटरी क्वेश्चंस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का भी इनको अधिकार दे दिया गया था। पहले ये अधिकार इनके पास नहीं था, ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे बजट के पेश होने के दौरान। इस एक्ट में इनको ये एक तरीके से अधिकार दिया गया था। तो इस वजह से इस एक्ट को भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द दरगाह ऑफ सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड। मोइनुद्दीन चिश्ती की फेमस दरगाह आप सभी को पता ही होगा कि अजमेर के अंदर है। अजमेर शरीफ भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अजमेर के अंदर। और ये जो चिश्ती सिलसिला था सूफीज़म का, इसके भी फाउंडर ये मोइनुद्दीन चिश्ती ही जी थे। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय द बहरामजी मालाबारी इन मुंबई। निम्न में से कौन सी एक संस्था बहरामजी मालाबारी द्वारा मुंबई के अंदर शुरू की गई थी? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेवा सदन। अब सेवा सदन उन्होंने जो एक तरीके से सोशली आउटकास्टेड वुमन थी, मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए कोई विडो हो गई, उसको उसके फिर परिवार वाले रखते नहीं थे, और कुछ अगर किसी ऐसे रोग से पीड़ित थी जैसे कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग हो जाता था, तो उसको भी समाज से आउटकास्ट कर देते थे। तो ऐसी औरतें जो थी जिनको समाज से आउटकास्ट कर दिया जाता था, तो उनकी सेवा के लिए इन्होंने ये सेवा सदन खोला था। और ये कब खोला था इन्होंने? 1885 के अंदर। और एक फैक्ट और है कि 1885 के अंदर ही मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये दोनों चीज़ यहाँ पे आपको
एक साथ रिलेट करके आप मतलब याद रख सकते हैं, एक तरीके से ट्रिक टाइप आपके लिए हो गई। तो सेवा सदन की स्थापना भी 1885 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में। हु अगला क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इंडिया को सेकंड दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने रिप्रेजेंट किया था? अब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1931 में। अब कांग्रेस ने इनमें से केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि ये दूसरा सम्मेलन था। लेकिन इसमें भी इनकी कांग्रेस की ब्रिटिशर्स के साथ नहीं बन पाई थी। मेन रीजन था क्योंकि इन्होंने इसके इसके दौरान बात कर दी थी ये कम्युनल अवार्ड की। कम्युनल अवार्ड मतलब कि दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट। पहले इससे पहले 1909 में मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे, लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन के दौरान इन्होंने दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ये एक फूट डाल सकता है हिंदू कम्युनिटी के अंदर, और नेशनल मूवमेंट जो उस समय चल रहा था फ्रीडम के लिए, उसको कमज़ोर कर सकता था। और इसी को लेके बाद में यरवदा जेल के अंदर पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। तो इन इस पूना पैक्ट में उन्होंने एक तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मान गए थे गांधी जी की बात, कि वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे कम्युनल अवार्ड को, यानी कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने बाद में दलितों के लिए रिजर्वेशन की मांग रखी थी, कि दलितों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा अगर इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस बात को भी महात्मा गांधी जी ने मान लिया था, तो इसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही कांग्रेस को लीड किया था इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो यहाँ पे भी और कुछ भी फैक्ट लिखे हुए हैं कि ये जो मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्जा इस्माइल दीवान जो मैसूर के थे, एस के दत्त, सर सैयद अली इमाम, ये और दूसरे लोग थे जो इसमें शामिल हुए थे। This conference saw an overwhelming number of Indian delegates. These includes loyalties, communist, कैरियरिस्ट, बिग लैंडलॉर्ड्स, मतलब हर जो तबका था हमारे समाज का, लैंडलॉर्ड से लेके कम्युनिस्ट, कैरियरिस्ट, और कुछ कॉलेज के जो उस समय पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हुआ करती थी, जो उनके संस्थापक थे, वो सभी के सभी इस गोलमेज सम्मेलन में जाके शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंस मुस्लिम लीग फॉर्म्ड देयर फर्स्ट गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शन? 1946 के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में किस प्रोविंस में, आज के समय पर राज्य बोला जाता है, उस समय प्रोविंस बोला जाता था, उसमें अपनी गवर्नमेंट बनाई थी? तो इनकी गवर्नमेंट केवल 2 जगह पे बनी थी, एक बनी थी इनकी बंगाल के अंदर और एक बनी थी सिंध के अंदर। और सबसे पहले जो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी वो बंगाल के अंदर बनाई थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है बंगाल। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो बनी थी वो बनी थी असम में, बिहार में, बॉम्बे, मतलब इन 2 के अलावा और सब जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। सेंट्रल प्रोविंस में, मद्रास में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, यूनाइटेड प्रोविंस को आज हम यूपी के नाम से जानते हैं, यानी उत्तर प्रदेश। उस समय में भी यूपी था, यानी यूनाइटेड प्रोविंस, और उड़ीसा में। तो ये सभी के सभी प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, और 2 प्रोविंस में यहाँ पे मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर किसी दूसरे तरीके से भी एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोलघर, ए बिहाइव शेप्ड स्ट्रक्चर बिल्ट इन 1976 टू स्टोर ग्रेन फॉर ब्रिटिश आर्मी इज लोकेटेड इन विच सिटी? अब ये जो गोलघर है, ये जो बिहार से छात्र हैं उनको पता होगा, पटना के अंदर है। इसको बनाया गया था ग्रेन, जो अनाज वगैरह था उसको स्टोर करने के लिए, ताकि अगर फैमाइन या सूखे की कंडीशन बने तो उस समय पे इस ग्रेन का इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ यांडाबू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यांडाबू की संधि निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? अब ये जो यांडाबू, ये जो आज के समय पे एक गांव है जो कि पड़ता है म्यांमार के अंदर। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जानते थे। और इस यांडाबू की संधि में हुआ क्या था कि ये जो पहला एंग्लो बर्मीज युद्ध हुआ था, बर्मा और अंग्रेजों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था, उसके बाद ये संधि हुई थी, ये यांडाबू की संधि। और इसके अंदर असम पे ये बर्मा के साम्राज्य का उस समय कब्जा था, और इसको बाद में ब्रिटिशर्स ने उनसे ले लिया था। तो अगर हम यहाँ पे जो पूछा गया है कि किस इस राज्य से, भारत के प्रेजेंट किस राज्य से इस संधि का संबंध है, तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, असम से इसका संबंध है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि ये यांडाबू की संधि पहले एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद हुई थी, और इसमें असम को ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल कर लिया गया था। और ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? ये 1826 के फरवरी 24 पे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ एलिवल
वाज फोर्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, अलीवाल का युद्ध निम्न में से किन किन के बीच में हुआ था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों और सिख के बीच में ये बैटल ऑफ अलीवाल हुई थी। द बैटल ऑफ अलीवाल वाज फोर्ट ऑन 18 जनवरी 1846 में हुई थी, बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख फोर्सेस इन नॉर्थ इंडिया एंड नाउ पंजाब, जो कि आज के समय पंजाब है, इस क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में ये बैटल हुई थी। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे कुछ युग्म दिए गए हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही से मैच नहीं है। तो पहली चीज है यहाँ पे, फर्स्ट सिख वॉर ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, सेकंड सिख वॉर ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, फोर्थ मैसूर वॉर ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था, या परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के अंदर, स्थायी बंदोबस्त बंगाल के अंदर लेके आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में ये इसको लेके आए थे, जिसमें जो जमींदारी के राइट थे वो जमींदारों को ट्रांसफर कर दिए गए थे, मतलब जमींदारों के जो मालिकाना जमीनों का जो मालिकाना हक था वो जमींदारों को दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द ओकेजन ऑफ द 50 एनिवर्सरी ऑफ 1857 इंडियन अपराइजिंग। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी 50वीं वर्षगांठ के मौके पर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किताब किसने लिखी थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम कोमलली वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने ये 1909 में ये पब्लिश हुई थी, 1907 में 50वीं वर्षगांठ थी इसकी, हमारी 1857 की क्रांति की। तो उस समय पे बुक लिखी थी इन्होंने, लेकिन 2 साल बाद ये पब्लिश हुई थी, और ये जो बुक लिखी गई थी मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। जो ये गुट निरपेक्ष नीति थी, गुट निरपेक्ष मूवमेंट चलाया गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, क्योंकि उसके बाद पूरा विश्व दो धड़ों में बंटना शुरू हो गया था। एक तरफ एक हिस्से को लीड कर रहा था यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरे को सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन लीड करती थी जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होती थी, और कैपिटलिस्ट को एक तरीके से लीड करते थे यूएस। तो ये चाहते थे कि जो कंट्रीज अभी तक जिन्होंने कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं अपनाया है, कम्युनिस्ट या फिर कैपिटलिस्ट टाइप, तो वो इनके साथ आ जाए। तो लेकिन कुछ एक इसी बीच एक नया गुट भी उभर के आया था, जिसको हम नॉन अलाइंड ग्रुप बोलते हैं, जिन्होंने ये बोला था कि हम इन दोनों में से यूएस या सोवियत यूनियन किसी के भी साइड नहीं जाएंगे। इंडिया भी इस नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट था, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि हम किसी एक साइड जाए। तो इसके लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे, लेकिन ये इनके लीडर नहीं थे। जो मेन लीडर इस नॉन अलाइन मूवमेंट के थे वो थे ये जोसेफ ब्रोज टीटो, इनको कॉमनली जनरल टीटो के नाम से भी जानते थे, जाना जाता था उस समय पे। तो ये थे प्रेसिडेंट यूगोस्लाविया के। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, टीटो कहाँ के प्रेसिडेंट थे, यूगोस्लाविया के। पहले ये इन्हीं की सेना में जनरल थे, जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस दौरान ये जनरल थे यूगोस्लाविया की सेना में, लेकिन बाद में ये इसके प्राइम मिनिस्टर बने, और बाद में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को हटा के हाईएस्ट पोस्ट वहाँ पे प्रेसिडेंट कर दी गई थी। तो प्रेसिडेंट भी फिर सबसे पहले यही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूगोस्लाविया के ये टीटो ही बने थे। अगला क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। निम्न में से किस भारतीय गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकाफ। मेटकाफ को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्हीं के दौरान जो प्रेस लॉ है 1835 ये पास किया गया था, जिसके अंदर जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, यानी कि हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं, उसके अंदर अखबारों को छापने की अनुमति दी गई थी। और इस एक्ट को पास कराने में राजा राम मोहन राय के भी बहुत ज़्यादा एफर्ट थे। राजा राम मोहन राय उस समय पे सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताया कि इन्हीं के दौरान सती प्रथा को बैन किया गया था। इन्होंने ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की थी, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाने की, इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में लाने की इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। तो इसके दौरान भी ये जो वर्नाकुलर ये जो प्रेस लॉ था 1835 का, इसको लाने में भी इनके बहुत ज़्यादा एफर्ट थे। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडेड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1884। 1884 के अंदर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस शहर में की थी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता के अंदर इन्होंने की थी 1884 में। और ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, दोबारा से भी किसी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 वाज फाउंडेड बाय होम इन टोक्यो। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की टोक्यो में स्थापना हुई थी 1942 में। तो ये स्थापना किसने की थी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रोट अकबर शाही श्रीनगर दर्पण। ये किताब किस लेखक ने लिखी हुई है? ऑप्शन में दिया गया है सिद्धिचंद्र उपाध्याय, भीमसेन, पद्मशंकर या फिर जगन्नाथ पंडित। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्मशंकर। अब ये एक जैन स्कॉलर थे और इन्होंने ये किताब लिखी थी, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर रोट खुलासत उत त्वारिख। तो ये किताब लिखी गई, मतलब थोड़ी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये किताब किसी मुस्लिम लेखक ने लिखी होगी, तो इसी शायद मेरे ख्याल से यही इसमें एक अलग बात थी कि इसको एज एमसीक्यू रखा गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुजान राय ने ये किताब लिखी थी। अब इसके अंदर इन्होंने लिखा क्या था, जो मुस्लिम रूलर आए वो इंडिया में, मोहम्मद गोरी से अगर हम शुरुआत करें तो वो 10th 11th सेंचुरी के आसपास में आना शुरू हुए थे। बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1191 और 1192 में, दो तराइन के युद्ध हुए थे। इसके बाद से मेनली माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की इंडिया में स्थापना हो गई थी। तो इससे इस समय से लेके और आगे जब तक मुगल आए उस समय तक की जो हिस्ट्री थी भारत की, इन्होंने इस किताब के अंदर लिखी हुई है। और ये बिलोंग करते थे बटाला से, बटाला है पंजाब के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द किट्टूर रिबेलियन, किट्टूर विद्रोह जो कि 1824 और 29 के बीच में हुआ था, इसके लीडर कौन थे कर्नाटक के अंदर? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा इसकी लीडर थी। अब हुआ क्या था कि इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी, और उनके हस्बैंड की डेथ के बाद जो इनका बेटा बेटा था, वो गद्दी संभालने वाला था, उसको ब्रिटिश रोक रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये इसका हकदार नहीं है। और बाद में इसी चीज का ब्रिटिशर्स ने आगे यूज भी किया था। जब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे आगे, उसमें उन्होंने यही किया था कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसका जो आने वाली जो उसकी संतान है जो गद्दी पे आने वाली है, अगर वो उसकी सगी औलाद नहीं है या फिर वो एलिजिबल नहीं है, मतलब एक तरीके से वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बैठने नहीं देंगे गद्दी के ऊपर, उसको ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति बोलते थे। तो इसी चीज का इस्तेमाल एक तरीके से उस समय किया गया था, लेकिन उस समय हड़प नीति इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। तो इसके इसके बाद यहाँ पे ये जो किट्टूर की रानी थी ये चिन्नम्मा, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रिवोल्ट कर दिया था। तो इसी को हम ये किट्टू रिवोल्ट के नाम से जानते हैं, और इसकी जो लीडर थी ये रानी चिन्नम्मा थी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, और कर्नाटक के अंदर ये चीज़ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन। द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट ने न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन पब्लिश किया था, और ये पब्लिश कहाँ कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में, नई दिल्ली में, सिलीगुड़ी और भुवनेश्वर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज योर रिकमेंडेशन ऑफ द सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन की निम्न में से कौन कौन सी एक रिकमेंडेशन थी? तो पहला यहाँ पे दिया गया है, क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द प्रोविंस, प्रांतों के अंदर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का स्थापना। मेकिंग एजुकेशन ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और जो कि आज भी है, एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन सब्जेक्ट में ये नहीं आता। तो उस समय पे इन्होंने बोला था कि इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट यानी कि राज्यों की पावर के अंदर रखा जाए एजुकेशन को। तो ये भी ठीक है। सेपरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन है जो 12वीं तक की हमारे यहाँ पे मानी जाती है, उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन से सेपरेट रखा जाए। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करना, ये चीज़ इसके यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि यूजीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बाद में 1953 में राधाकृष्ण कमीशन की सिफारिश पे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3। ये यहाँ पे 1, 2 एंड 3 केवल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 4 ये यहाँ पे दिया गया है, ये करेक्ट नहीं है। और ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और किस कमेटी की सिफारिश पे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नंदलाल बोस इज नोन फॉर। नंदलाल बोस को निम्न में से किन किन कार्यों के लिए जाना जाता है? पेंटिंग महात्मा गांधी वॉकिंग विद ए स्टाफ ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन्होंने महात्मा गांधी जी की एक पेंटिंग बनाई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक स्टाफ पर्सन के साथ, जब इनको गिरफ्तार किया जा रहा था। और यह जो पेंटिंग थी ये काफ़ी फेमस हो गई थी, अखबारों में काफ़ी छपी थी। और उसके बाद एक तरीके से लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स बन गए थे कि वो लोग शामिल होना शुरू, उसके बाद ये लोग शामिल हो, भारत के जो लोग थे वो शामिल होना शुरू हो गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर इस पेंटिंग के बाद। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। डेकोरेटिंग द कांग्रेस सेशन एट लखनऊ फैजपुर एंड हरिपुर इन 1930। 1930 के जो दशक था इसके दौरान जो लखनऊ फैजपुर और हरिपुर सेशन था कांग्रेस का,
इसके दौरान जो डेकोरेशन का काम था वो भी इन्होंने किया था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ब्यूटिफाइंग द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ओरिजिनली हमारा संविधान लिखा गया था वो मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथों से लिखा गया था, तो उसकी जो सजावट का काम किया था उसके चारों तरफ आपने देखा होगा, हमारा प्रियम्बल भी जब आप देखते हैं तो बीच में यहाँ पे कुछ लिखा होता है जो भी टेक्स्ट है, और अराउंड इसके ये ब्यूटीफुल एक तरीके से पेंटिंग सी टाइप होती है जिसमें फूल वगैरह और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स बनाए होते हैं। तो ये जो काम था ये भी इन्होंने किया था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो कुछ और फैक्ट है इनके बारे में, ये आप पढ़ सकते हैं। जो ये जो कला भवन है जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, और ये है कहाँ पे, अभी शांति निकेतन। शांति निकेतन आता है वीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, उसके अंदर। तो इसके जो प्रिंसिपल बने थे, ये बने थे प्रिंसिपल इसके। और ये ही वाज आल्सो आस्क्ड बाय जवाहरलाल नेहरू टू स्केच द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स इंक्लूडिंग द भारत रत्न एंड पद्मश्री। जो हमारे पद्म अवार्ड है और भारत रत्न अवार्ड है, इसको डिजाइन करने का काम भी जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं को दिया था। तो ये काफ़ी फैक्ट है इनके बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए। बाकी आप इस वीडियो को पोस्ट करके इन दूसरे फैक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर इधर कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन वो बना के पूछ लेते हैं। खासकर ये स्टेट सर्विस के जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस का एग्जाम हो गया, या फिर जो भी अलग से ये जैसे कि लेखपाल का एग्जाम करा लेते हैं, या यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, हरियाणा के अंदर एसएससी का एग्जाम होता है, तो इसके अंदर इसी टाइप के कुछ उल्टे सीधे इधर उधर के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप नोट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन, द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी वाज फाउंडेड बाय होम इन 1849। 1849 के अंदर मद्रास की पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये है जिसका नाम था द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना यहाँ पे पूछी गई है कि किसने की थी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गजालू लक्ष्मी नारासु चेट्टी ने। और ये कब की थी इन्होंने, 1849 में। और ये जो पहला इंडियन ओल्ड भारतीय के द्वारा ओन्ड न्यूज़पेपर था जिसके मालिक पूरी तरीके से भारतीय थे, द क्रिसेंट, तो इसके भी संस्थापक यही थे, गजालू लक्ष्मी नारासु चेट्टी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन हाउस इन 1904 एट लंदन। 1904 में लंदन के अंदर इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी। तो कौन थे इसके फाउंडर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन इस आज के लेक्चर का। पार्ट 5 लेके मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप जैसे लिंक इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ के साथ साथ पिछले जो हमने लेक्चर अपलोड किए हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, और फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको यहाँ पे हमारा कंटेंट अच्छा लगा, हमारे एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं, टेक केयर एंड गुड बाय।